प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब कि हम सबको आप संबोधन प्रदान करें। सबसे पहले मैं इस गौरव यात्रा के सेनानियों को सैल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने गुजरात से लेकर के दिल्ली तक 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करके इस देश में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। आज ऐतिहासिक काम करना जा रहे हैं, एक संदेश देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सेवा दल के साथी, सम्मानित मंच और आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष, उसको हर वक्ता ने अपने अपने शब्दों में बयां किया है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप में से काफी बुजुर्ग बैठे हैं जो सुनते आए हैं, जो देखा भी है, एक दो वरिष्ठ होंगे, तो किस प्रकार से अंग्रेजों के हमारा देश गुलाम था। देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, महापुरुषों ने किस प्रकार से जेल में यातनाएं सह करके, अंग्रेजों के जुल्म सह करके इस देश को आजाद कराया। और आजादी के बाद में कांग्रेस के उन महान नेताओं ने गांधी जी की अगुवाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। और तब से लेकर के अब तक जो इस देश में कांग्रेस के महान नेताओं का योगदान, उनका बलिदान, जो विकास की उनकी सोच, सबको आगे बढ़ाने की उनकी दूरदृष्टि और उनकी नीतियां, ये सब हमारे वक्ताओं ने मेरे से पहले बहुत ही विस्तार से बताई है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबको जाना है, आपको खाना भी खाना है, माताएं बहनें भी बहुत आई हुई हैं। बाबूलाल नागर जी, जिन्होंने हमेशा जब भी इनको कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए कहा जाता है तो कहते ही वो जिस प्रकार से एक उत्साह के साथ में हमेशा तैयार रहते हैं और कहते कि रात का समय है, मैंने दिन में सभाएं कराई, लेकिन नागर साहब आपने दिन में कराई, उससे 21 रात में सभा कराई। आपकी महारता हासिल है, आप लोगों के दिलों में राज करते हैं। आपको लोग दूदू की लोग प्यार करते हैं। और जब भी कभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए जब लोगों के आने की बात आती है तो सबसे पहले राजस्थान में अगर किसी नेता का नाम लिया जाता है तो आपके लाडले विधायक बाबूलाल नागर जी का नाम लिया जाता है कि भाई अगर लोगों को लाना है, लाखों की संख्या में लाना है, तो बाबूलाल नागर जी को सबसे पहले बात कीजिए। और ये बाबूलाल नागर झंडे और डंडे के साथ में आराम से अपनी सेना के साथ में आता है। तो मैं समझता हूं वही आपने आज करिश्मा दिखाया है कि इस समय 10 बजे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, बच्चे किस प्रकार से आपके दीवाने होकर के यहां पर बैठे हैं अनुशासन के साथ में। ये आपकी कला है, आपका करिश्मा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप समझिए कि देश को आजाद कराने में जिन महान नेताओं का योगदान था और जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, उन लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान के इतिहास को एक तरफ करके एक इस तरह की विचारधारा के लोग आज देश में शासन कर रहे हैं, जो हर बात में, हर चीज में एक ही बात कहते हैं कि इस देश में अगर कोई है तो हम हैं। और हम हैं कि सच्चाई लालजी भाई देसाई ने बताई कि आरएसएस और भाजपा किस प्रकार से जब देश की आजादी की जंग हमारे कांग्रेस के महान नेता महापुरुष लड़ रहे थे
तब वो अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे और पेंशन पाने का काम कर रहे थे। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, आप बताइए जब देश आजाद हुआ था तब क्या था हमारे देश में? अंग्रेज सब कुछ ले गए थे, सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन कहां थे कल कारखाने थे, कहां थे विश्वविद्यालय, कहां थी सड़कें, कहां बिजली, कहां पानी? कोई राजा महाराजाओं के घरे एक दो बल्लभ का टिमटमाट होता था, उसके अलावा आपका और हमारा क्या हाल था? किलोमीटरों तक पानी लेके आते थे हमारे माताएं बहनें, गोद में बच्चा, और किलोमीटरों तक पानी लेकर के अपनी प्यास बुझाने का काम करते थे। पढ़ने का तो कोई साधन ही नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था। एक किसान के घर में अगर 4 बेटे हुए तो उसमें से भी एक बेटे को पढ़ने का छोटा मोटा अधिकार मिलता था। ऐसी शिक्षा का अंधकार था और उसमें से उजाला करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, सब ने अपना अपना योगदान दिया। और इस देश में आज जो चाहे किसान की खुशहाली की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, ये सब कांग्रेस के उन महान नेताओं ने, उनकी सोच और उनकी मेहनत और उनका जो सुशासन था उसके कारण से हुआ है। लेकिन आज 2014 से लेकर के जिस प्रकार देश में एक माहौल पैदा किया गया, जिस प्रकार एक नैरेटिव बना दिया गया कि अगर देश में कुछ किया जा रहा है, देश में जो भी कुछ हो रहा है, वो इस भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा जो शासन किए जा रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। ये जो यात्रा है, इसमें उन महान नेताओं का, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल हो, अब्दुल कलाम आजाद साहब हों, चाहे तमाम वो नेता जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व लगा दिया और इस देश को आजाद कराया, और यहाँ तक जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं उसका निर्माण अगर किया तो उन कांग्रेस के नेताओं ने, महापुरुषों ने किया। लेकिन एक वादों के साथ में जो सत्ता इस दिल्ली में 2014 में आई, उसके बाद में किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करने वाले लोग, बेरोजगारों को 2 करोड़ को 1 साल में नौकरी देने की बात करने वाले लोग, महिलाओं के उत्थान करने की बात करने वाले लोग, देश का विकास करने वाले की बात करने वाले लोग आज अपने उन वादों से मुकर गए हैं। और जो संविधान जो बाबा साहब ने हमको दिया था, सबको साथ लेकर के और उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और एक तरीके से देश में एक भाईचारा खत्म करने के लिए जिस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे इस देश में अमन चैन गायब हो, कैसे उन महान कांग्रेस के नेताओं का योगदान को खत्म किया जाए, कैसे जो आने वाली नई युवा पीढ़ी है उसको इस तरीके से अपने सांचे में, अपनी सोच में डाला जाए कि अगर इस देश को आजाद कराया तो इस भाजपा या आरएसएस की सोच ने कराया। इस प्रकार की जो सोच डालने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को बेनकाब करने के लिए ये गौरव यात्रा हमारे सेवा दल के साथी 1200 किलोमीटर की वहां से गुजरात से लेकर के राजघाट दिल्ली तक कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये जरूरी भी है। गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जब जा रही है ये यात्रा, तो सबके समझ में आ रहा है कि इस कांग्रेस का इस देश की आजादी से लेकर के अब तक क्या योगदान है। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप देखिए कि गांधी जी का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भज प्यारे सीताराम सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सबने सुना आपने। और आज ये भजन नहीं बोला जाता है। आज केवल और केवल जहां दंगे खुद कराते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये जो गांधी जी का भजन है उसकी बात करने वाले ये लोग नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब महात्मा गांधी को आप मान रहे हो
राष्ट्रपिता है हमारा, और महात्मा गांधी की बात करने वाले लोग अगर महात्मा गांधी के इस दिए हुए कोटेशन को, इस भजन को गाने से परहेज करते हैं तो ये देश में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, यानी ईश्वर और अल्लाह सब सम्मान है, एक ही है। ये बात इनके मुंह से, भाजपा और आरएसएस के मुंह से नहीं की जा सकती है। ये इनका छद्म राष्ट्रवाद है। ये गांधी जी का नाम लेते हैं लेकिन गांधी जी के विचारों पे अमल नहीं करते, उनके ऊपर चलने का काम नहीं करते। केवल देश में एक माहौल ऐसा पैदा करते हैं कि जिससे ये लगे कि ये जो बहुसंख्यकों को अगर कोई उबारने का काम करेंगे तो ये लोग बात करेंगे। जो व्यक्ति छद्म राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर उस नारे के साथ में अगर कोई बात करता है तो वो राष्ट्र के साथ विश्वासघात करता है, वो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट की फसल काटने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेकर के इस देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जा रहा है। इसलिए आपको और हमको समझना पड़ेगा, इन लोगों के जो कारनामे हैं उनको समझना पड़ेगा, इनके मंसूबों को समझना पड़ेगा। आप बताइए, मोदी जी जब आए थे तो महंगाई कम करने की बात की थी कि नहीं की थी? पेट्रोल 35 रुपए और 50 रुपए, डीजल 35 और पेट्रोल 50 रुपए देने की बात की थी कि नहीं की थी? आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल और डीजल है। न महंगाई कम करने की बात करते हैं, न बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं। आज सेना की भर्ती के लिए भारत बंद युवाओं को करना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? लेकिन ये इन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। नोटबंदी के लिए कहा था कि अगर नोटबंदी के मिशन में जो 3 कारण बताए थे कि इस कारण से हम लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी, वो तीनों चीजें नहीं हुई। लेकिन आज देश के सामने आकर के देश के प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने ये 3 उद्देश्यों के लिए जो किया था वो उद्देश्य आज पूरे नहीं हुए, मेरी से गलती हो गई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाले लोग आज किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए। 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रुलाए, सड़कों पे सुलाया, दिन रात माता बहनें बच्चों को लेकर के किसान परिवार बैठा रहा, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा। आखिरी में देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता के सामने झुकना पड़ा, उसके संघर्ष को नमन करना पड़ा और देश से माफी मांग करके उस 3 काले कानून वापस लाए। आप बताइए कि उन्होंने वादे क्या किए थे, और उन वादों के बारे में एक दिन भी, 1 मिनट भी बताए हो तो बता दीजिए। ये कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दे। मैं इस मंच के माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, साल का इतिहास और 70 साल का हिसाब हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमारे गौरव सेनानी दे रहे हैं। आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि आपने इस 8 साल में इस देश को क्या दिया। नफरत दी है, भाईचारे को खत्म करने का काम किया है आपने, देश को गुमराह किया है, डराने का काम करते हैं। ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या, या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर इस मोदी, अमित शाह और देश की केंद्र की सरकार ने अगर कोई चीज दी हो तो आप मुझे नाम बता दीजिए। किसान की आमदनी दुगुनी करने वाले लोग किसान की आमदनी आधी कर दी है। बेरोजगारों का, युवाओं का भारत बताने वाले मोदी जी आज युवा सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, भारत बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप कम से कम फौज की नौकरी तो निकाल दो, बाकी नौकरियां तो आपसे नहीं दी जाएंगी। ये इस देश का हालत बना दी है इन्होंने। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करने आया हूं, एक किसान का बेटा हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। 2005 में मैं प्रधान बना, 2008 में डिलिमिटेशन में जनरल हुई तो मैं एमएलए बना। 3 बार लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, मुख्य सचेतक विधानसभा में बनाया और आज आपकी सेवा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से किसान को कैसे फायदा मिले, कैसे गरीब को फायदा मिले, कैसे ये माताएं बहनें जो बैठी हैं इनके आंखों में खुशी आए छलके, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम सब मिलकर के आपकी सेवा कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार एक से बढ़कर के एक
जो फ्लैगशिप योजनाएं ला रही है, ये कहाँ थे खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में जो आपको गेहूं मिल रहा है? अगर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी नहीं होते, वो योजना नहीं लाते, आज नरेगा में जो आपको मजदूरी मिल रही है। और मुझे ध्यान में है बाबूलाल नागर साहब कि आप दूदू एक ऐसा कस्बा है जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत काम मिलता है, रोजगार मिलता है गरीब को। अगर ये योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी नहीं देती तो न तो आज गेहूं मिलता और न आज मजदूर को मजदूरी मिलती, कानून बना करके अधिकार दिया, न सूचना का अधिकार मिलता, न राइट टू एजुकेशन में फ्री में शिक्षा मिलती। ये सब अगर कोई योजना किसी सबके कल्याण के लिए दे करके गए, कोई कानून बना के गए, तो वो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। इन्होंने तो जुल्म ढहाने का काम किया है। आज हर शहर में, प्रदेश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। भाई को भाई से लड़ाने के लिए रोजाना के रोजाना जिस प्रकार से प्रपंच रचते हैं, मैं समझता हूं उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। समय आ गया है जब हम सब मिलकर के उस भारत की परिकल्पना जो महात्मा गांधी जी ने की थी कि सब एक साथ सांप्रदायिक सद्भाव के साथ में रहें, 36 कौमों को साथ लेकर के हम देश का विकास करें, उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए कांग्रेस को पुनः देश में लाने की आवश्यकता है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम यूपीए सरकार 2024 में पुनः लाएं और राजस्थान में जो लोकप्रिय सरकार आपने आशा और विश्वास के साथ में बनाई, वो शानदार काम कर रही है, आपके विश्वास के ऊपर खरी उतर रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। उनको पुनः 2023 में आशीर्वाद दे करके राजस्थान में पुनः कांग्रेसी सरकार बनाएं। और बाबूलाल नागर जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। राजस्थान में अगर कुछ भी होगा विकास के काम में तो वो दूदू से शुरुआत होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे तीसरी चौथी बार आने का मौका मिला है। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, इनको मुख्यमंत्री जी ने सलाहकार बनाया, 6 सलाहकार बैठे थे, सब सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी इनको काम बता रहे थे। बाबूलाल नागर बोला साहब 1 मिनट मेरी बात सुन लो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कोई बात सुझाव देंगे। बोले मेरा सुझाव यही है, मुख्यमंत्री के सलाहकार हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो मेरे दूदू के लिए जिला बना दो, उसके लिए विकास के काम कर दो। मैं तो सलाहकार नहीं, आपका सिपाही बन करके रहूंगा, कांग्रेस का सिपाही रहूंगा। कांग्रेस की सरकार को अगर बचाने का काम इस समय में किया, जो भाजपा के लोग गिराना चाहते थे दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह और मोदी, तो उसका नाम बाबूलाल नागर है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो कि जो कहता है पद नहीं चाहिए, मुझे तो दूदू के लिए विकास के काम चाहिए सरकार में। तो मैं समझता हूं ऐसे नेता को आप और हम सब जानते हैं। ये रात को 2:30 बजे भी मीटिंग करा सकता है, अभी तो 10 सवा 10 ही बजे हैं, लेकिन मैं आपके धैर्य की अग्नि परीक्षा नहीं लूंगा। आप सब लोगों ने आज यहाँ आकर के इन गौरव सेनानियों का जो 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, इनका एक हौसला अफजाई का काम किया है, इनको आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाएंगे कि हम उस मोदी सरकार के खिलाफ, जिसने इस देश को बर्बाद करने की में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसको जो गलत उनके इरादे हैं उनसे इस देश को आगाह करने के लिए हम पैदल चल करके और 1200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। नागर साहब, आपने जिला बनाने की बात भी की, आपने दूसरी नगर पालिका बनाने की बात की है। हमारे लाल संजय कटारिया साहब हो, चाहे रामलाल जी हो, चाहे ममता भूपेश जी हो, इनकी पैरवी की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खुद सक्षम है, मुख्यमंत्री जी का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। फिर भी जब आपने हमको सबको साथ लिया है तो हम सब मिलकर के एक नहीं 10-10 सुप्रीम कोर्ट के वकील आपकी पैरवी के लिए खड़े होंगे और आने वाले समय में आपके लिए और विकास के काम इस दूदू में आएंगे। और जब जिला बनने की बात आएगी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये आपके 8-10 जो वकील हैं वो आपके साथ खड़े मिलेंगे आपकी पैरवी करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लालजी भाई देसाई साहब का और हेम सिंह जी शेखावत का और आपके साथ में जो आपके सेवा दल की टीम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐसे
काम का बीड़ा उठाया है, जो इस देश में एक तरीके से अलग संदेश देगा और आने वाले समय में 2024 में इस मोदी सरकार का देश से सुपड़ा साफ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।